Hello and welcome to Crux of SST. This is Chandan Kumar Jha. I am going to take the new classes. हम नया क्लास शुरू करेंगे. वो क्लास होगा आज कॉन्स्टिट्यूशन पर. जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मेरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ वहाँ से, ये कॉम्पिटिटिव क्लास है. और होलिस्टिक GK/GS का क्लास मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है, मतलब मेरा जो भारत का संविधान बना वो कहाँ से बना और कैसे बना, उससे हम ये शुरू करेंगे इस टॉपिक को. तो मेरा ये जो टॉपिक आज मैंने जो ऑप्ट किया है, इसके लिए हमने चुना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट. वहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि मेरे भारत का जो संविधान बना है उसको सजेस्ट करने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम था M.N. रॉय. मतलब हु सजेस्टेड टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ये सजेस्ट किया कि मेरे पास एक संविधान होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति का नाम है M.N. रॉय. नहीं, सजेस्टेड बाय, मतलब सजेशन जो दिया गया था, सजेस्टेड बाय M.N. रॉय. मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम है, और ये शुरू किए थे. और हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो एक्ट जो है वो कैसे आया, मैं पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करूंगा. तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमें पढ़ने जा रहा हूँ. तो उसमें हमने ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे, ठीक है, हाउ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वो आया कैसे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसका कहानी पीछे से ये शुरू होता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड किया, जब महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने जब उसको चार्टर दे दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम जाओ व्यापार करो. व्यापार करने के लिए जब आ गया, तो ये बात है 1772 की. तो 1772 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC मैंने लिखा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज से 1 मिलियन पौंड का 1 मिलियन पौंड रुपीस का डिमांड किया. नहीं, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, मतलब एक वित्तीय संकट से जूझ रही थी. फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, अंग्रेजी सरकार से 1 मिलियन पौंड रुपीस उधार मांगा. तो ये पहला कारण था. दूसरा कारण वहाँ पर बना था कि अंग्रेज के जितने भी ऑफिसर थे, उस अंग्रेज ऑफिसर पर, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ने के लिए ज़्यादा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो आया वो क्यों आया, हाउ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कैम इनटू एग्जिस्टेंस, पहला कारण ये. दूसरा कारण हम ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑफिसर हैं, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर थे, उस ऑफिसर पर नेपोटिज्म एंड करप्शन का बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहा था. जो कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उस पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, इस दोनों का बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग रहा था. नहीं, एलिगेशन लग रहा था. तीसरा चीज़ क्या था कि 1770 ईस्वी में बंगाल में एक फैमिन आया. उसके कारण बहुत सारा पॉपुलेशन जो था वो बहुत सारे पॉपुलेशन प्रभावित हुआ था. नहीं, ये भी एक कारण वहाँ पर था. तीसरा में, चौथा कारण था कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने इंस्टीट्यूटेड ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो द्वैध शासन है, रॉबर्ट क्लाइव वो ही शुरू किया था, लॉन्च किया था. तो इसमें क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो ड्यूअल गवर्नमेंट है, जो ड्यूअल गवर्नमेंट लॉन्च किया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट में क्या था, उस गवर्नमेंट में ये था कि ये जो 2 स्तर की जो सरकार है, उस द्वैध शासन इसको कहा जाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव शुरू किया था. इसमें क्या था कि मतलब वहाँ पर था दीवानी, राइट ऑफ दीवानी या दीवानी राइट, और निजामत राइट, ये 2 राइट है, निजामत राइट. तो राइट ऑफ दीवानी का मतलब हो गया कि कलेक्टिंग रेवेन्यू, नहीं, कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार और उड़ीसा. ये राइट दिया गया. दीवानी का राइट जो है रॉबर्ट क्लाइव में, वो डुअल गवर्नमेंट के अंतर्गत दीवानी का राइट्स उसको मिला है कि कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा से. और निजामत राइट का मतलब होता, और इसका दूसरा नाम जो दीवानी राइट, इसका दूसरा नाम जो है
फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको मैं कह सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका इसी का दूसरा नाम है दीवानी के राइट्स का। और निजामत राइट का मतलब कि जुडिशियल जो सिस्टम है वो जुडिशियल एंड पुलिसिंग, ये देखिएगा, मतलब ये जो डुअल गवर्नमेंट में क्या किया, दीवानी राइट्स दिया किसको, तो कंपनी को दिया, नहीं ये दिया किसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया EEIC जो है इसको मिला है, नहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये निजामत का राइट मिला किसको, नवाब जो था वहाँ का, हमारे यहाँ जो नवाब हुआ करते थे उस नवाब को मिला निजामत का राइट। तो जुडिशियल, लेकिन रियल में जब देखा गया ये दोनों राइट्स जो है ना वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही था, लेकिन कहने के लिए कह दिया गया कि ये 2 टियर का गवर्नमेंट हो गया, ये द्वैध शासन हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर। आगे फिर देखा कि ये चौथा कारण है। चौथा कारण के बाद पांचवा कारण उसमें ये आता है कि रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ये पांचवा कारण ये आता है कि लॉलेसनेस का सिचुएशन क्रिएट हो गया था, ठीक है। मतलब कानून व्यवस्था एकदम गड़बड़ा गया था, लॉ एंड ऑर्डर जो है एकदम गड़बड़ा गया था, तो लॉलेसनेस का सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो लॉलेसनेस का सिचुएशन क्रिएट होने के कारण भी ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो एक अगला मैं पॉइंट लिखूंगा, चौथा वो था वहां पे, या पांचवा करके यहाँ की लॉलेसनेस सिचुएशन क्रिएट हो गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को EEIC को जो हैदर अली है, हैदर अली 1769 में 1769 में डिफीट भी किए थे। एक ये भी कारण बना, नहीं हराए हुए थे तो डिफीट भी किए थे, डिफीटेड बाय हैदर अली। तो हैदर अली के द्वारा इसको डिफीट भी किया गया था। तो डिफीट कर ये सारा कारण रहा रेगुलेटिंग एक्ट लाने का, क्योंकि ऑलरेडी इसको चार्टर दे रखा है कि तुम वहां से जाओ, तुम पैसा इकट्ठा करो रेवेन्यू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसमें क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो दीवानी का राइट है वो तो मिला हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। लेकिन उसमें क्या हुआ, तब बदले में क्या मांगता है, 1.1 मिलियन पाउंड रुपया मांगता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमको चाहिए और हम फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जब एक सेक्रेट कमेटी का गठन हुआ था, तो उस जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय लॉर्ड नॉर्थ नाम के व्यक्ति PM थे वहाँ के, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के जो PM थे लॉर्ड नॉर्थ नाम के। वहाँ पे एक सेक्रेट कमेटी का गठन किया गया और महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उस समय की महारानी थी, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। और जब एक सेक्रेट कमेटी का गठन किया गया तो देखा गया कि रॉबर्ट क्लाइव से लेके बड़े छोटे छोटे पोस्ट के जितने भी वहाँ पे ऑफिसर हैं वो सही में वो करप्शन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेल्थ को वो इकट्ठा कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये सारा चीज़ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए आया था कि इस सारी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए, मतलब कंपनी की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए, मतलब फुल ये आ गया था। तो इसीलिए क्या किया गया, 10 जून 1772 ईस्वी को, ठीक है, 10 जून 1772 ईस्वी को ये एक एक्ट पास होता है। कहाँ से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। तो 10 जून 1773 को, 10 जून 1772 को क्या होता है, एक एक्ट पास होता है, एक्ट पासेड होता है फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, उसी को। और 10 तारीख को ही रॉयल कंसेंट भी मिल गया, मतलब जो महारानी है उससे कंसेंट में इसको मिल गया। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऐसा इसलिए कि कंपनी की एक्टिविटी, मतलब फुल पावर नहीं लिया गया, कि इस एक्ट के तहत जो प्रोविजन ले डाउन किया गया, मैं इस प्रोविजन को पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो पहला चीज जो प्रोविजन ले डाउन किया, कि ये बोल दिया उसको कि इस एक्ट को लॉन्च करने के बाद ये बोल दिया गया लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, वहां पे सदन में बोल दिया गया कि ठीक है मैं ये अधिकार आपको दे रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया गया कि आप जाइए फिर से अपने जो भारत में जो पोजीशन आपका जो स्वामित्व है उसकी टेरिटरी पर, वो आप तो ले ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन हम आज के बाद आपकी एक्टिविटी को और आपके फंक्शनिंग जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो फंक्शनिंग हो उसको मैं रेगुलेट करूंगा। मतलब कि फुल बॉडीज जो है ना, मतलब कंप्लीट, मतलब रेगुलेट करने का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा मॉनिटरिंग वो भी करेगा और फुल रूप से पावर नहीं लिया, इसलिए इसको रेगुलेटिंग कहा जाता है। नहीं, फुल पावर अगर ले लेता तो फिर वो एक्ट के तहत काम करने लगता है। लेकिन रेगुलेटिंग का मतलब ये कि कुछ पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया ही गया और उसको काम करने के लिए बोला ही गया, और कुछ पावर बोला ब्रिटिश ने कि मेरे पास रहेगा, कि हम मॉनिटरिंग करेंगे कि कैसे काम होता है, क्योंकि काम ठीक से नहीं हो रहा। एक चीज़ ये आ गया। दूसरा चीज़ कि इसके तहत दूसरा प्रोविजन जो ले डाउन किया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, दूसरा प्रोविजन कि जो
गवर्नर जनरल है, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसके पोस्ट को एलिवेट कर दिया ना, मतलब उठा दिया। तो किस रूप में? तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। अब नहीं, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर, मतलब इसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल को ही क्या कहा जाने लगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल कहा जाने लगा। और ये जो, और इसके बाद क्या हुआ, इसको मतलब इस गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए 4 मेंबर का एक काउंसिल बना था, ठीक है, 4 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था। किसको असिस्ट करने के लिए? तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए ये बना था। नहीं, तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था। और ये बोल दिया गया था कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये एडवाइस करेगा, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा मेजोरिटी वोट से लिया जाएगा। इसका मतलब कि गवर्नर जनरल सबसे ऊपर में है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वीटो पावर है, ये कि कोई उधर से पास होकर गया ये वीटो लगा देगा, ऐसा नहीं, मेजोरिटी वोट से लिया जाएगा, मतलब बहुमत जिसका होगा उस हिसाब से वहां पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर असिस्टिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को करने के लिए कर दिया गया। इसका मैं यहाँ पे जो एक जो स्ट्रक्चर था वो कैसे बना था मैं उसको लिखूंगा अभी। तो ऊपर में जो ये हो गया, आगे मैं स्ट्रक्चर इसका लिख रहा हूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, नहीं, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऊपर में बोल दिया गवर्नर जनरल, नीचे में 4 गो मेंबर बोला, नहीं, तो हम लिख रहे हैं उसका नाम। तो गवर्नर, ये जो एक बॉडी बना है वो हम लिख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये कौन हो गया? ये हो गया वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल यही था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और जो मेंबर है, मेंबर का नाम मैं लिख रहा हूं, मेंबर का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला मेंबर का नाम था जॉन क्लेवरिंग, ठीक है। दूसरे मेंबर का नाम है वहां पे जॉर्ज मोनसन। तीसरा है रिचर्ड बारवेल। और चौथे मेंबर का नाम है फिलिप फ्रैंकोइस, या फिलिप फ्रांसिस था, फ्रैंकोइस ने फ्रांसिस। ये बड़ी है, नहीं, ये गवर्नर, मतलब गवर्नर जनरल जो है उसके पोस्ट को बढ़ा दिया, क्या हो गया, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। और गवर्नर जनरल जो कौन होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। और उसको असिस्ट करने के लिए मैंने बोला 4 मेंबर के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया था। क्या क्या था, उस 4 मेंबर का नाम मैंने लिख दिया, ये 4 आदमी हैं, वही 4 आदमी उसको असिस्ट करने, और वो फैसला लिया जाएगा मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ये कर दिया गया। अब इससे पहले वहां पर जो चल रहा था, जो खेल चल रहा था, मतलब जो यहाँ पर 3 प्रकार का जो प्रेसिडेंसी हुआ करता था हमारे यहाँ उस समय, जब अंग्रेज उस समय रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, तो 3 प्रेसिडेंसी था, नहीं, तो 3 को प्रेसिडेंसी में एक था मद्रास, एक था बॉम्बे और एक था बंगाल। तो बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल के गवर्नर के पोस्ट को बढ़ाया है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। तो और इस दोनों को, मतलब मद्रास के गवर्नर को और बॉम्बे के गवर्नर को इसके अंदर ले लिया, मतलब ये हो गया सबऑर्डिनेट। किसका सबऑर्डिनेट? तो बंगाल का जो गवर्नर, उसके पोस्ट को एलिवेट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, वो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस दोनों का जो गवर्नर है वो इसके अब अंदर आ गया। पहले ये सब कैसे काम कर रहा था? इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में। ये इसका मद्रास का गवर्नर अलग, इसका एक था, बॉम्बे का अलग था, बंगाल का, और ये लोग एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, एज ए ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम कर रहा था। तो अब ये इसके अंदर आ गया, मतलब ये दोनों का जो गवर्नर है ना, वो बंगाल के गवर्नर के अंदर आ गया, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कहा, ये बंगाल के गवर्नर के अंदर आ गया। अब अगला वहां पे जो पॉइंट बनता है वहां पे कि अब इसमें एक व्यवस्था किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा ना, ये बोला गया वहां पर कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे उससे पहले हम बोल देंगे एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और उसका जो है, उसका जो मेन जो हेडक्वार्टर होगा, HQ होगा, हेडक्वार्टर, वो कलकत्ता में होगा,
और चीफ जस्टिस का नाम जो है उस समय सर एलिजाह इम्पे रखा गया, और 3 अदर जजेस भी थे उसमें। ये कलकत्ता, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था इसी एक्ट के तहत हुआ था। नहीं, इसके बाद वहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना, यहाँ पर ये बोला गया इसमें प्रोविजन कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर जिसके बारे में हम जानते हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसमें 24 मेंबर था। ठीक है, इस 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो 24 मेंबर था। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को का चुनाव कौन करता था? नहीं, ये 24 मेंबर था, उसमें इसका चुनाव कौन, इलेक्शन कौन करता था? तो इलेक्शन करता था जो स्टेक होल्डर है, मतलब कौन स्टेक होल्डर? कंपनी का स्टेक होल्डर। ठीक है, तो कंपनी का स्टेक होल्डर जो है, जिसका शेयर होल्डर है, मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो इसको चुनता था। किसको? इस 24 मेंबर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बना, और वो कितने दिन के लिए? कि 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए चुना जाता था। इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, मतलब EEIC में जिसका भागीदारी वो। और इसमें से ये एक प्रोविजन ले डाउन कर दिया गया था इसमें कि 1/4 मेंबर जो है वो एवरी ईयर वो रिटायर होगा, और वंस अगेन री इलेक्शन नहीं होगा। और आगे लिख दिया गया कि री इलेक्शन विल नॉट टेक प्लेस, मतलब ये जो मेंबर रिटायर होंगे इसमें से फिर से कोई आदमी, 5 साल का चुनाव है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, लेकिन उसमें 5 साल का कार्यकाल रखा गया, लेकिन 1/4 मेंबर का को एवरी ईयर उसमें से रिटायर होना ही था ये, और री इलेक्शन नहीं होगा। ये प्रोविजन वहाँ पर रख दिया गया कि री इलेक्शन नहीं होगा, फिर से इलेक्शन नहीं होगा। तो ये प्रोविजन ले डाउन किया। और इसमें जो मेन बॉडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो एक मेन ऑर्गन हुआ करता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक है, मतलब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का मतलब क्या? वही जो प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का मतलब ये हो गया कि ये जो हमने बोला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शेयर होल्डर है उसी का ये कोर्ट है, मतलब ये सब मिल करके इसका चुनाव करते थे। नहीं, तो ये हो गया, ये प्रोविजन जो ले डाउन किया गया इस ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि जो सबसे पहले चीज़ मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना उसी एक्ट के तहत हुआ है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि जो उस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा, वो उसके अंदर आ गया। अब कौन? बंगाल, और ये मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट का गवर्नर अब आ गया बंगाल के गवर्नर के अंदर। अब वो एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी काम नहीं कर सकता है। फिर मैंने बोला कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो कहलाने लगा है, लेकिन 4 मेंबर के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना देगा और उसको असिस्ट करने के लिए, और वहाँ पे कोई भी फैसला लिया, कोई भी वर्डिक्ट लिया जाएगा तो वो मेजोरिटी ऑफ वोट से लिया जाएगा। ऐसा वहाँ पे प्रोविजन ले डाउन कर दिया गया। और यही रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, इसका ये प्रोविजन था। ठीक है, यही इसका प्रोविजन था, इसीलिए ये एक्ट आया था। तो मैंने जो फर्स्ट पोर्शन है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ से इनिशिएशन हुआ था हमारे भारत के संविधान का, मतलब हमारे भारत के संविधान का ये सब एक, मैं बोलूँ तो ये ब्लूप्रिंट है, वो एक स्ट्रक्चर है उसका। उसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग उसके आधार पे आगे बढ़े और मेरे भारत का संविधान बनके तैयार हुआ है। तो हमने इस पहले टॉपिक को कंप्लीट किया पूरे डिटेल से, पूरे एकदम क्यों आया, मैं वहाँ से शुरू किया पहले क्यों आया, और फिर उसके बाद मैंने उसका प्रोविज़न पढ़ा, वो आया तो क्यों आया मैंने वो पढ़ा, और फिर मैंने प्रोविज़न ले डाउन कर दिया इसको। तो मैं इस एक्ट को आज ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे, और अगली में मैं फिर से मतलब एक क्रमवार तरीके से मतलब पूरी कंप्लीट एक हॉलिस्टिक GK/GS की क्लास में कंटिन्यूली यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने ये शुरू किया हूँ आज संविधान के बारे में। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेरा बना है उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ से शुरुआत हुआ है। तो कैसे हुआ और क्यों आया था मैंने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, चलते हैं और इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। और मैं ये एक चीज़ यहाँ पे सारे जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी करते होंगे, उनसे ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई कैसे पढ़ाए हैं, कहाँ से पढ़ाए हैं, किस लेवल से पढ़ाए हैं, वो तो पता हो गई, इस वीडियो से देख कर पता तो लग ही जाएगा।
और मैक्सिमम अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए, वो देखें, इसका लाभ लें और कंटिन्यूअली इससे जुड़े रहें। और चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, गुड लक।